नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद बजट सत्र का 9वां दिन, आम बजट पर चर्चा होगी। 8वें दिन 3 बार स्थगित हुई थी लोकसभा। विपक्ष आज भी कर सकता है हंगामा। परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन का दूसरा एपिसोड आज। पहले एपिसोड में पीएम मोदी ने स्टूडेंट से कविता सुनी, स्वदेशी अपनाने की सलाह दी। फरीदाबाद सूरजपुर मेला हादसे के बाद 72 दुकानें, 14 झूले बंद, 800 परिवारों पर संकट। दुकानदार बोले कर लेकर सामान लाए। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट पे आज फिर सुनवाई। पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी रख सकती है दलीलें। राज्य सरकार देंगी 8,505 अधिकारी। यूपी में भीषण सड़क हादसा, गंगा एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार ने 7 लोगों को रौंदा, 4 की मौत। राजस्थान समेत 5 राज्यों में सुबह शाम की सर्दी। एमपी के 11 जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। चेन्नई में कोहरा, 3 फ्लाइट डाइवर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड का कार्यक्रम आज। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर छात्रों से करेंगे संवाद। बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के साथ चर्चा करेंगे। परीक्षा की तैयारी, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सलाह देंगे पीएम। स्ट्रेस मैनेजमेंट, दूसरी चुनौतियों पर सलाह देंगे पीएम। परीक्षा पे चर्चा में 4.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। नवे एडमिशन में 4.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। परीक्षा पे चर्चा में 4.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। नवे एडिशन में 4.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। परीक्षा की तैयारी, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सलाह देंगे पीएम। परीक्षा की तैयारी, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सलाह देंगे पीएम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे, जिसपे 4.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। देखिए, हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। पहला एपिसोड में भी प्रधानमंत्री ने छात्रों से, जो ऐसे परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन परीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री की थी। और प्रधानमंत्री ने चर्चा की थी, उसमें छात्रों ने सवाल पूछे थे और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पढ़ाई की तैयारी, परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए इस पर चर्चा की। आज दूसरा एपिसोड फिर हो रहा है और दूसरे एपिसोड में करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है और इसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। तो उस दौरान छात्रों से संवाद करेंगे, छात्रों को परीक्षा के दौरान तैयारी कैसे की जाए, अगर तनाव होता है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, किस तरह से वो इस स्ट्रेस को मेंटेन करते हुए परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा दें और अच्छे अंकों के साथ कुछ दिनों मोटिवेशनल भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। छात्रों से सवाल लेंगे, छात्राओं से सवाल लेंगे और उनका जवाब भी देंगे। तमाम तरह के होंगे। तो परीक्षा में जिस तरह से छात्रों में तनाव होता है और परीक्षा की तैयारी के दौरान मैनेजमेंट कैसे हो, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से संवाद करने के दौरान उनको सलाह देंगे। कैसी बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें कि परीक्षा पे चर्चा का दूसरा एपिसोड का कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री मोदी आज फिर छात्रों से करेंगे संवाद। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कुलदीप सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट पे दायर की याचिका। कुलदीप सेंगर से जमानत के लिए दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट पे सेंगर की जमानत पर होगी सुनवाई। उन्नाव पीड़िता के पिता की मौत के केस में जमानत याचिका। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कुलदीप सेंगर की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कुलदीप सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अखिलेश जी, जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। देखिए, उन्नाव केस में कुलदीप सिंह सेंगर जो भाजपा विधायक रहे हैं, उनको पिछली बार सजा सुनाई गई थी और उसमें जमानत हाईकोर्ट से मिली थी। उसके बाद पीड़ित परिवार के तरफ से तमाम सामाजिक संगठन और पॉलिटिकल पार्टियों के तरफ से आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद हाईकोर्ट से झटका कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को लगा था और जमानत को रद्द कर दिया गया था। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर के तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका में कहा गया है कि पीड़ित परिवार के जो पिता थे, जिनकी मौत पुलिस अभिरक्षा में हुई थी, उस मामले में उनको दोषी पाया गया था और उसी मामले में वो जेल में बंद है, तो उस मामले में फिलहाल उनको जमानत दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका पर आज सुनवाई होगी, उसमें ये गौर करने वाला होगा पीड़िता से ताल्लुक न रखने वाली जो केस है, उसके पिता की जो मौत पुलिस की अभिरक्षा में हुई थी, उसमें कुलदीप सेंगर अपना जो रोल है उसको ना के बराबर मानते हैं और इसी मामले में कुलदीप सेंगर के तरफ से याचिका दाखिल की गई और जमानत की मांग की गई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई होगी, ये देखना होगा क्या सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी की जाती है। उसके बाद तमाम जो पीड़ित पक्ष हैं उनको नोटिस दी जाती है और कहा जाता है कि कुलदीप सेंगर को जमानत दिए जाने के मामले में उनका क्या रुख है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनको दलीलें रखने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि कुलदीप सेंगर को जमानत दी जाए या नहीं। फिलहाल कुलदीप सेंगर और उनका परिवार इसे एक राहत के तौर पर देखता है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन विपक्ष और उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया क्या रहता है, इस बात पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलेगी या नहीं। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट लेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर जमानत के लिए दायर की गई है याचिका। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर होगी सुनवाई।
दिल्ली से खबर जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पटना दौरा है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार जाएंगे पटना। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना में होगा जोरदार स्वागत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पटना दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना दौरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना में होगा जोरदार स्वागत। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना में जोरदार स्वागत होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है नितिन नवीन के पटना दौरे को लेकर? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। आज करीब 12:30 बजे पटना हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। बिहार की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए ऐतिहासिक और भव्य तैयारी की है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना एयरपोर्ट से लेकर कई जगह स्वागत समारोह होगा और इसके बाद बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई बिहार के तरफ से रखा गया है। बापू सभागार में करीब 1 बजे अभिनंदन समारोह होगा, जिस अभिनंदन समारोह को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन संबोधित करेंगे। उसके बाद नितिन नवीन का दूसरा कार्यक्रम लगा है जेपी, जो जेपी आंदोलन के अगुवा है, जेपी के आवास जाएंगे, जहां वो उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश नितिन नवीन कर रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जब पटना वो पहुंचेंगे और जेपी के नाम पर समूचा विपक्ष बिहार से लेकर कई प्रदेशों में राजनीति करता है, उनके नाम को आगे रखता है। खासकर छात्र आंदोलन के तौर पर, युवाओं के आंदोलन के तौर पर जेपी को जाना जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन पटेल उनके आवास जाएंगे, प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जो छात्रों के आंदोलन पर एक बिंदु बनाए, एक साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बिहार के अंदर एक नया संदेश देने की भी कोशिश करेंगे कि वो जेपी के विचारों को मानते हैं, जेपी की राह पर चलेंगे, जेपी के आंदोलन जैसे छात्रों को वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो एक बड़ा संदेश है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना जा रहे हैं, जो उनके भव्य स्वागत करने की तैयारी आज होंगी। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें आपको कि बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार पटना जा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। दिल्ली से एक और खबर आपको बता देते हैं। सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पुलिस ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को भेजा जेल। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से पीएमसीएच चल रहा था इलाज। 35 साल पुराने केस में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई। पैंतीस साल पुराने केस में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू
यादव और राजीव रंजन को गिरफ्तार किया बिहार पुलिस ने। बिहार पुलिस ने ऐसे एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया है जो पटना के गर्दनीबाग इलाके में करीब 35 साल पहले संपत्ति विवाद को लेकर हुआ था। संपत्ति कब्जाने और उसमें अपना कार्य खोले जाने को लेकर बिहार की पटना पुलिस के तरफ से पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज की थी। 35 साल से एक केस कोर्ट में लंबित था, लगातार तारीखें चल रही थी। कहा यह जा रहा है कि कोर्ट के तरफ से लगातार नोटिस जारी करके पप्पू यादव को कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए वारंट जारी किए जा रहे थे, लेकिन पप्पू यादव कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसके बाद कोर्ट के तरफ से कुर्की का भी एक वारंट जारी किया गया था। उससे पहले भी उस कार्रवाई को नहीं पूरा किया गया, तो अब कोर्ट के तरफ से पप्पू यादव को गिरफ्तार करने का वारंट कोर्ट के तरफ से जारी किया गया था। इसी मामले में पुलिस शनिवार देर रात करीब 11 बजे उनके आवास पहुंची थी, गिरफ्तार किया था। उसके बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी थी, हालांकि उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जेल और फिर कोर्ट जैसे अस्पताल इस लगातार के चक्कर लगते रहे। तो पटना के मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हार्ट से संबंधित उनको दिक्कतें थी, जांच की, इलाज हुआ और उसके बाद अब बेउर की पटना जेल उनको भेज दिया गया है। फिलहाल इस मामले में पप्पू यादव की तरफ से एक याचिका भी दाखिल की गई है, जो आज पटना के एमपीएमएल कोर्ट में सुनवाई होगी कि पप्पू यादव को जमानत दी जाए या न दी जाए। फिलहाल इस पुराने 35 साल मामले में अब तक कोई कोर्ट का फैसला न आना, कोई भी अंतिम फैसले पर न पहुंचना और लगातार 35 साल से चल रहे केस में कई बार पप्पू यादव के कोर्ट में हाजिर न होना और वारंट जारी होना, फिर गिरफ्तारी होना। खासकर सवाल यहाँ खड़ा होता है कि रात के 11 बजे पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए पप्पू यादव के घर पहुंचना, बड़े शोर शराबा, हंगामा और तमाम तरह का जो ड्रामा होने के बाद उनकी गिरफ्तारी रात के 11 बजे की गई। हालांकि पप्पू यादव की तरफ से लगातार कहा जाता रहा कि वो लगातार अगर गिरफ्तारी से बचते तो दिल्ली से नहीं आते हैं, जबकि लोकसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र से वो पटना आए हैं तो कोर्ट में हाजिर होने के लिए आए हैं, फिर भी उनकी रात में गिरफ्तारी क्यों की जाने को। सुबह पुलिस थाने आएंगे, जहां पुलिस कहेगी वहां आएंगे, कोर्ट जाएंगे, लेकिन पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया था, तब उनको बेउर जेल भेज दिया गया। आज सबको इंतजार है कि पटना की एमपीएमएल कोर्ट क्या पप्पू यादव को जमानत पर रिहा करती है या फिर पप्पू यादव को कुछ और दिन जेल में रहना पड़ता है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से आपको बता दें कि पूर्व सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी, उन्हें जेल भेजा गया है। खबर हजारीबाग से है, जहां पर बड़कागांव में हुए जेवरात लूटकांड को लेकर व्यापारियों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़कागांव के पूरे बाजार के सभी ज्वेलरी और बर्तन की दुकानें बंद रहीं। व्यवसायियों ने लूट की घटना को अंजाम देने वाली 3 बाइक सवार आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि बीते दिन बड़कागांव दैनिक बाजार में नन्ही ज्वेलर्स के संचालक प्रभु सोनी के हाथ से करीब 22 लाख रुपए के जेवरात लूटकर अपराधी फरार हो गए थे। लूट के बाद भागने के दौरान अपराधियों ने पीछा कर रहे ग्रामीण सुधीर सोनी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था और इस घटना से पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है। रविवार को बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय की लगभग 40 दुकानें पूरी तरीके से बंद रहीं। पत्रकारों से बातचीत में स्वर्णकार समाज के प्रखंड अध्यक्ष राम सेवक सोनी ने कहा कि स्वर्णकार समाज लगातार अपराधियों के निशाने पर है और दिन दहाड़े लूट व गोलीबारी कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है।
देखिए जैसे अभी देखिए एक दुकान खबर फरीदाबाद से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में हुए झूला हादसे को लेकर पुलिस जांच में अहम खुलासे सामने आए हैं। झूले के टूटने से पुलिसकर्मी की मौत और 12 लोगों के घायल होने के मामले में जांच के दौरान ये पाया गया कि झूला संचालक द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। पुलिस के अनुसार झूले के संचालन के लिए जो सुरक्षा नियम और दिशा निर्देश तय किए गए थे उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। जांच में भी सामने आया कि झूले के नियमित तकनीकी जांच और आवश्यक सुरक्षा उपायों को गंभीरता से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। मामले की गंभीरता को लेते हुए फरीदाबाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत केस दर्ज कर लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायबरेली में हुआ भीषण सड़क हादसा। गंगा एक्सप्रेसवे पर कार ने 9 लोगों को कुचला। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। भंडारे में शामिल होने आए थे सभी मृतक और घायल। टहलने के दौरान हुआ हादसा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डीएम हर्षिता माथुर, एसपी रवि कुमार अस्पताल पहुंचे। पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने परिजनों से मुलाकात की है। प्रशासन ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवर जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला रायबरेली जिले के जगतपुर थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे का है, जहाँ पे भंडारे का प्रसाद लेकर के जा रहे 9 युवतियों में से 4 युवतियों की जो है दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ने जो है इनको टक्कर मार दी थी, जिसमें से 9 युवतियां जो है उसकी मौत हुई है और 5 जो युवतियां हैं उनका जो है जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वही जो है गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है और ड्राइवर जो है मौके से फरार हो गया है। वही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द ही ड्राइवर को हिरासत में लेने की बात कह रही है। वही पूरी घटना को लेकर के जो है स्थानीय विधायक है और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे, वो भी जो है परिजनों से
से मुलाकात किए हैं और हर संभव मदद दिलाए जाने की बात करें तो रायबरेली में देखा जाए तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। पांच लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 लोगों की हुई मौत। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, एक घायल। एक ही बाइक में सवार थे तीनों युवक। निमंत्रण से वापस लौटते समय हुआ हादसा। एक घायल की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर किया गया। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के आरके धर्मकांटा के पास की घटना बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के आरके चौधरी धर्मकांटा के पास का बताया जा रहा है, जहाँ पे तेज रफ्तार जो है अज्ञात वाहन ने जो है बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक में 3 युवक सवार थे, जिनमें की मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई है। वही एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे CHC से जिला अस्पताल लाया जा रहा है, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। वही दोनों मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है तेज रफ्तार के चलते जो है ये घटना घटित हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, एक घायल की हालत गंभीर, जिला अस्पताल किया गया है रेफर। रायबरेली से खबर, जहां पर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। जमीनी विवाद में दबंगों ने युवक की पिटाई से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। बता दें कि युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। वधोकर थाना क्षेत्र के प्रिया ढाबा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पिटाई से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल।
खबर सोनभद्र से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज मधुपुर के पूर्व प्रधानाचार्य दयाशंकर सिंह मौर्य भी शामिल है। उनके साथ उनके भाई कमला सिंह मौर्य और रिश्तेदार प्रेम मौर्य की भी इस दुर्घटना में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग एक तिलक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। जैसे उनकी बाइक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के हिंदवारी चौक के इलाके में पहुंची, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों लोगों ने मौके दम तोड़ दिया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है। कोतवाली रॉबर्ट्सगंज के अंतर्गत चौकी हिंदवारी में हिंदवारी तिराहे पे ट्रक कोतवाली रॉबर्ट्सगंज के अंतर्गत चौकी हिंदवारी में हिंदवारी तिराहे पे ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई, जिससे मौके पे कमला सिंह, दयाशंकर सिंह और प्रेम सिंह का एक्सीडेंट हुआ, जिनको मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पे डॉक्टर की टीम द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तीनों शवों को मर्सिरी हेतु रवाना कर दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आलोक पुते हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जी, आपको बताते चले कि ये पूरा मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के हिंदवारी का है, जहां पर रात्रि में एक समारोह से 3 लोग एक ही बाइक पर सवार होकर के वो मधुपुर की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। यह एक तिलक समारोह से वापस आ रहे थे, जिसमें एक जो व्यक्ति हैं वो चंद्रगुप्त इंटरमीडिएट कॉलेज मधुपुर के पूर्व प्रधानाचार्य बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज भेजा। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि तिलक समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा, तेज रफ्तार ट्रक का कहर। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर लालगंज थाना क्षेत्र में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान प्रतिरोपण का एक गंभीर मामला सामने आया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित सीटीईटी की द्वितीय पाली की परीक्षा पंडित नागेश दत्त पब्लिक स्कूल हजारा में आयोजित की जा रही थी। परीक्षा के दौरान केंद्र पर तैनात अधिकारियों की सतर्कता से यह फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। परीक्षा केंद्र अधीक्षक एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जांच के दौरान पाया गया कि अभ्यर्थी उमेश कुमार निर्मल के स्थान पर संजय कुमार नामक व्यक्ति परीक्षा दे रहा था। पहचान पत्र पर दर्ज विवरण और परीक्षा दे रहे व्यक्ति के हुलिये में स्पष्ट अंतर पाए जाने पर तत्काल इसकी सूचना थाना लालगंज पुलिस को दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 11 के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्र अधिकारी लालगंज आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आलोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फर्जी परीक्षार्थी संजय कुमार पुत्र रंगनूलाल निवासी अमरसा पोस्ट चायल जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया है। दिनांक 7 फरवरी 2026 को पंडित नागेश दत्त पब्लिक स्कूल अजहारा थाना लालगंज में सीटेट द्वितीय पाली की परीक्षा आयोजित की जा रही थी। एक अभ्यर्थी के पहचान पत्र में अंकित विवरण एवं परीक्षा दे रहे व्यक्ति में भिन्नता पाई गई। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभ्यर्थी उमेश कुमार निर्मल के स्थान पर संजय कुमार पुत्र रंगनूलाल निवासी जनपद कौशाम्बी द्वारा परीक्षा दी जा रही थी। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी संजय कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे सीतापुर। धार्मिक अनुष्ठान, मूर्ति स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल।
तपोधाम आश्रम नाथ संप्रदाय से जुड़ा है ये कार्यक्रम में यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों के संतों का आगमन है। 10 फरवरी को सीएम जाएंगे बाराबंकी। कल दरियाबाद में आयोजित रामाचारी यज्ञ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। लखीमपुर से खबर, जहां पर पेट्रोल पंप पर युवक की अचानक मौत। डीजल भरवाते समय आया हार्ट अटैक। चंद सेकंड में जमीन पर गिरा युवक। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित। पड़वा थाना क्षेत्र के लखाही गांव की घटना बताई जा रही है। बांदा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 10 वर्ष के बच्चे का खेत में मिला शव। 2 फरवरी को गायब हुए बच्चे का शव मिला है। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी थी। मुरवल गांव का रहने वाला था बच्चा। कोतवाली बबरी क्षेत्र के मुरवल गांव की घटना बताई जा रही है। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका।
2 तारीख से गायब है। मान लो उसकी माँ जो है ढूंढ रही थी। 2 तारीख से? फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ, उसको जो है लाही में पाया गया। आज लाही में पाया गया है। अच्छा, जब वो लापता था तो कहीं वो प्रार्थना पत्र दिया गया? हाँ, बबेरू दिया गया। बबेरू दिया गया था। पुलिस आई थी? पुलिस तो नहीं आई, कल दिया गया। कल दिया गया था। अच्छा, ये बताइए कि किस जगह बॉडी मिली थी? बूढ़ी लाही के पास ये जो रोड है रगौली वाली, रगौली वाली रोड के 50 किलोमीटर डाउन साइड में। कस्बा मुरवल थाना बबेरू के अंतर्गत सुबह 8 बजे के आसपास एक 10 वर्षीय बच्चे का शव प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में यह तथ्य है कि उक्त बच्चा दिनांक 2 फरवरी 2026 को दोपहर 2 बजे से गायब था, जिसकी सूचना परिजनों ने 6 तारीख को थाना पुलिस को दी। पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया और 2 टीमों का गठन करके रात्रि को सघन तलाशी अभियान चलाया गया, परंतु सुबह ही उक्त बच्चे का शव प्राप्त हुआ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाश जफर उर्फ जफरुद्दीन घायल, सुदामा उर्फ केशव दिवाकर मुठभेड़ में घायल। रामपुरा बुजुर्ग अंडरपास के पास हुई मुठभेड़। पुलिस को देखकर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुए बदमाश। बता दें कि मौके से 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। 2 अवैध तमंचा, जिंदा कोका कारतूस भी बरामद किए गए हैं। हाल ही में थाना भमोरा क्षेत्र अंतर्गत हुई बाइक चोरी की घटनाओं तथा अन्य घटनाओं के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में घटनाओं के अनावरण हेतु विविध टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सर्विलांस संबंधी टीम तथा पूर्व के अपराधियों को ट्रेस करने के लिए टीम तथा क्षेत्र में निरंतर चेकिंग और निगरानी की जा रही थी। इसी क्रम में इंटेलिजेंस डेवलप हुई कि 2 व्यक्तियों को थाना भमोरा क्षेत्र अंतर्गत रामपुरा अंडरपास के पास संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया है। आवश्यक एहतियात बरतते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों व्यक्तियों को जो रुकने के लिए चेकिंग के लिए कहा गया, इनके द्वारा जो ये रुके नहीं, पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके जो एक की पहचान जफरुद्दीन, जो कि थाना भोजीपुरा का रहने वाला है। बांदा से खबर, जहां पर रेलबाजी के शौक में महिला की गई जान। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। फांसी लगाने के एक्टिंग रील बनाने में महिला की जान चली गई। बता दें कि फांसी कैसे लगाई जाती है, यूट्यूब गूगल पर सर्च करती थी महिला, और महिला के मोबाइल से पुलिस ने बरामद की है हिस्ट्री। पुलिस के मुताबिक मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मां हमेशा देखती थी मोबाइल में फांसी कैसे लगाई जाती है।
बबेरू कोतवाली कस्बे की बताई जा रही है ये पूरी घटना। कस्बा के अंतर्गत एक 27 वर्षीय महिला द्वारा किंचित कारणों से फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली गई। सूचना पर तत्काल रूप से थाना पुलिस व फॉरेंसिक टीम पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने जो उसकी मोबाइल से तथ्य बरामद किए हैं वो इस प्रकार है कि वह महिला बार बार फांसी कैसे लगाई जाए के संबंध में गूगल पे और फेसबुक पे डीप सर्च करती थी। ये बात उसकी छोटी सी बच्ची ने भी बताई है। फिर भी समस्त परिस्थितिजनक साक्ष्यों को एकत्रित कर और एक समग्र विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेरठ से खबर जहां पर ऑनलाइन गेमिंग ने ले ली फिर एक जान। गेम खेलते वक्त 22 साल के युवक की मौत हो गई है। गेमिंग के वक्त बीपी बढ़ने से दिमाग की नस फटी। मेरठ के देहली गेट थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गेम खेलते वक्त 22 साल के युवक की हुई मौत। गेम खेलते वक्त 22 साल के युवक की हुई मौत। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।